हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ब्रीडिंग मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स की या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स जो अब तक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अडेप्ट किए थे फार्मर्स ने, या फार्मर्स द्वारा जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स या टेक्निक्स के थ्रू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो इम्प्रूवमेंट किया जाता था उनको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। जिसमें पिछले लास्ट लेक्चर में हमने आपको दो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। पहला डोमेस्टिकेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग, मतलब डोमेस्टिकेशन के मेथड से कैसे ब्रीडिंग किया जाता है या क्रॉप इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और दूसरा इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा ब्रीडिंग मेथड डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन के थ्रू क्रॉप इम्प्रूवमेंट या सिलेक्शन के थ्रू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने, या बीएससी एजी के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के मेथड्स लिखे रहते हैं कि ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये वैरायटी सिलेक्शन से डेवलप हुई है, या ये वैरायटी म्यूटेशन से डेवलप हुई है। तो ये वही मतलब है कि अलग अलग वैरायटी का जो ब्रीडिंग मेथड था उसको वहाँ पे लिख दिया जाता था। तो ये जो सिलेक्शन मेथड से जो वैरायटी डेवलप होती है या वो कैसे होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही कॉमन मेथड है बहुत सारी वैरायटी प्रोड्यूस करने का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, या कोई भी क्रॉप हो। तो सिलेक्शन बहुत पहले से किया जाता रहा है और आगे भी अभी भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड है। तो सिलेक्शन का जो ब्रीडिंग मेथड है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में अलग तरह से होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। अल्टीमेट एम यही होता है कि सिलेक्शन करके एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ सिलेक्शन, उसको समझते हैं। सिलेक्शन की हिस्ट्री को समझते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन। All the present day crop plants are either descendant of the plants that were either domesticated from the wild or introduced from the other continents or geographical area। यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स हैं, मतलब आज के समय में आप जितनी भी तरह की फसलें देखते हैं या वेराइटीज़ देखते हैं, वो कभी ना कभी किसी अपने पूर्वज की डिसेंडेंट हैं, कि किसी ना किसी वाइल्ड वेराइटी से वो डोमेस्टिकेट की गई हैं और धीरे धीरे करके उनमें जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू वो वेराइटी बनी है, या वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से इंट्रोड्यूस की गई हैं और धीरे धीरे उनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होकर के वो वेराइटी बनी है ना। इन द वाइल्ड कंडीशन दियर पॉपुलेशन, इससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स हैं ये ऑब्वियस सी बात है कि वाइल्ड प्लांट स्पीशीज़ से ये इनहेरिट हुई हैं। पहले के समय में जब डोमेस्टिकेशन करते थे जो लोग हैं या फार्मर्स हैं, डोमेस्टिकेशन जो करते थे, तो वो जो है जो पौधों में सिलेक्शन है वाइल्ड स्पीशीज़ को धीरे धीरे, हमने आपको डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस बताई थी कि डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि कोई वाइल्ड वैरायटी है, उस वैरायटी में आप कोई अच्छे कैरेक्टर्स देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे खाने के लिए उपयोगी है या किसी पर्पस के लिए आपके उपयोग में आ सकती है, तो आप उसको डोमेस्टिकेट कर लेते हो, है ना। डोमेस्टिकेट करने के बाद अपने अंडर मैनेजमेंट, अपने ऑब्जर्वेशन में उसका कल्टीवेशन हर साल दर साल स्टार्ट कर देते हो और वो वैरायटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि आप उसे प्रॉपर केयर मैनेजमेंट में ग्रो करते हो और कुछ सालों बाद वो वैरायटी अपनी वाइल्ड फॉर्म से थोड़ी अलग दिखने लगती है। तो वो क्यों दिखने लगती है, क्योंकि उसमें दो फोर्स रोल प्ले करते हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है, जब बिफोर डोमेस्टिकेशन से पहले, जो अगर आपने डोमेस्टिकेशन नहीं भी किया होता तो नेचर में एक सिलेक्शन प्रोसेस ऑलवेज रन करती रहती है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पौधा या कोई भी प्लांट या कोई भी प्लांट पॉपुलेशन जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उस इन्वायरमेंट को
कि उसको अडेप्ट करने की अगर क्षमता है तो वो पॉपुलेशन अपनी संख्या बढ़ाती रहेगी, वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, उसमें इंडिविजुअल्स और बढ़ते रहेंगे। और जो पॉपुलेशन या प्लांट, जो इन्वायरमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है या जो क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसमें उसमें अडेप्ट नहीं कर पा रही है तो वो अपने आप पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगी, यानी बाहर हो जाएगी, जो कि जो है डार्विन का लॉ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल वही चीज़ है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वातावरण में अपने को अडेप्ट कर लेगा वो आगे को उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बदलते इन्वायरमेंट में अपने को अडेप्ट नहीं करा पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ये हमारी क्रॉप प्लांट में ये लगातार हो रहा है, नेचर भी सिलेक्शन कर रही है। जो अच्छे जेनोटाइप वाले प्लांट हैं, पॉपुलेशन है, जिनके पास अच्छे जीन हैं, यानी अच्छे जीन का मतलब सुपीरियर जीन है, ऐसे जीन जो कि बदलते इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट की जो कैलेमिटीज़ हैं, जो हार्श कंडीशन है, एक्सेसिव ड्रॉट कंडीशन कभी हो जा रही है, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये जो इन्वायरमेंट की ऐसी फ्लक्चुएटिंग कंडीशन को जो पौधे में अच्छे जीन होंगे वो उसको अगर अडेप्ट कर ले रहे हैं, उसको सह ले रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो आगे प्रोसीड करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो हर क्रॉप प्लांट में ये पहले से होता आया है, ठीक है। फिर डोमेस्टिकेशन जब हमने किया, जब हमारे फार्मर्स ने बहुत पहले के समय में, हिस्टोरिकल टाइम में, जब लोगों ने, मनुष्यों ने जब पौधे को अपने अंडर मैनेजमेंट लाना शुरू किया, तो नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ अब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी करने लगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब हमने आपको बताया था कि अब फार्मर क्या करते थे, मतलब जाने अनजाने, जैसे एक बार एक फसल बोई तो उस फसल से जो भी उनको बीज या जो भी फसल मिली तो उसमें अगले साल उसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें से सिलेक्शन करते थे, यानी अच्छे बीजों को छांटना और उस बीज को और बेकार बीजों को डिस्कार्ड करना, है ना। जो बीज देखने में अच्छे नहीं है, फेनोटिपिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइज छोटा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या डिजीज्ड है मतलब उसमें, तो ये भी एक तरह का सिलेक्शन है। लेकिन ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा किया जा रहा है, और उन बीज को अलग कर देते हैं और अच्छे बीज को हम अगले साल फिर मल्टीप्लाई करने के लिए उसको ग्रो करते हैं। तो ये दो तरह के सिलेक्शन मेथड होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। लेकिन पहले के समय में जो सिलेक्शन होता था, जो हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, वो कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं था कि सिलेक्शन, वो एक जनरल जो है आइडिया बेस था कि फेनोटाइप को देख करके क्रॉप को सेलेक्ट करना। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो प्लांट ब्रीडर हैं या साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जैसे जैसे सिलेक्शन के मेथड के को और प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया कि कैसे सिलेक्शन किया जाए। जो फार्मर पहले अनजाने में सिलेक्शन कर लेते थे, कुछ बीजों को सेलेक्ट कर लेना और अगले साल के लिए उसको बुआई के लिए रेडी करना, या जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत किसान ऐसा करते हैं, पर वो प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इस सिलेक्शन मेथड को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे प्लांट ब्रीडर ने बहुत सारी सिलेक्शन की मेथड्स बताए हैं, जिससे अगर हम किसी प्लांट में या क्रॉप की वैरायटी में अगर हम सिलेक्शन करें तो हम एक नई तरह की वैरायटी या स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये सिलेक्शन का तरीका होता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में, इन द वाइल्ड कंडीशन द पॉपुलेशन हैज़ बीन अंडरगोइंग कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मैंने बताया ही कि वाइल्ड कंडीशन में ऑलरेडी नेचुरल सिलेक्शन एक्टिव रहता है, लेकिन जब हम डोमेस्टिकेट कर लेते हैं किसी फसल को तो नेचुरल सिलेक्शन के अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी शुरू हो जाता है। किसके हाथ, वो किसके द्वारा होता है, फार्मर्स के द्वारा या प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। और फिर क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से नई वैरायटी या नई स्पीशीज़ का उद्भव कुछ वर्षों के बाद होता है ना। तो चलिए समझते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे प्लांट ब्रीडर ने जो तरीके बताए हैं सिलेक्शन करने के, किसी
किसी वैरायटी को इम्प्रूव करने का या ब्रीड करने का जो सिलेक्शन का जो मेथड है वो क्या है। तो पहले सेल्फ पॉलिनेटेड में इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में सिलेक्शन का क्या तरीका होता है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था। पॉलिनेशन मैकेनिज्म इसीलिए पढ़ा था हम लोगों ने कि पता होना चाहिए कि किस क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और किस में ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्योंकि ये जो पॉलिनेशन मैकेनिज़्म है ये डिसाइड करता है, या क्रॉप में जो पॉलिनेशन मैकेनिज़्म है वो बताता है कि इस क्रॉप में किस तरह का सिलेक्शन मेथड सूटेबल रहेगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे आगे बहुत तरह के सिलेक्शन मेथड्स हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें जो सिलेक्शन मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर को की स्टिग्मा को पॉलिनेट करके उसे फर्टिलाइज करता है। ये आप लोगों को ये बात पता है। तो इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स ओनली प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड। देखिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये होता है कि जो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है वो एक ही प्लांट पर मौजूद होते हैं। जो मेल यानी जो एंथर है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन है और जो ओव्यूल के अंदर जो एग है, दोनों मेल और फीमेल गैमीट हैं और ये एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी दोनों गैमीट में लगभग सेम जीन होंगे, सेम जेनोटाइप होंगे। बाहर से किसी दूसरे प्लांट का जीन इन पौधों में नहीं आता है। बात समझने की कोशिश करिएगा। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं इनमें मेल और फीमेल गैमीट क्योंकि एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं और एक ही प्लांट पर पॉलिनेट होकर के और रिप्रोड्यूस होते जाते हैं हर साल, तो इनमें बाहर से नए जीन की एंट्री के चांसेस, मतलब किसी दूसरे प्लांट से जीन के एंट्री के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, है ना। और इनमें इसीलिए ये पौधे जो है होमोजाइगस होते हैं ज़्यादातर, इनमें बाहर से जीन नहीं आता। तो मेल और फीमेल दोनों के अच्छे जो जीन हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसको हम जो है उसमें जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उसी को हम जो है आधार मान करके हम सिलेक्शन करते हैं। यानी जो प्लांट में जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो होमोजाइगस जीन्स हैं, उनमें जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको हम बेसिस मान करके हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए 2 रिक्वायरमेंट जो है होनी चाहिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। अगर क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड है और आप उसमें सिलेक्शन की मेथड से ब्रीडिंग करने जा रहे हैं तो उसमें 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी उस पॉपुलेशन मतलब क्योंकि कई पौधों की संख्या होगी तो उसी में तो आप सिलेक्शन करेंगे। तो जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन जरूर होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन। वेरिएशन जरूर होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक पौधों में क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज लेकर के अंतर, हाइट को लेकर के, कलर को लेके, शेप को लेके, साइज़ को लेकर के, फ्रूट क्वालिटी को लेके, बीज को लेकर के, है ना, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स जो एक पौधे में होते हैं, उन पत्तियों की संख्या लेकर के, फ्लावर्स की संख्या लेकर के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको दे करके पूरी पॉपुलेशन में अंतर होना चाहिए। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई कि वेरिएशन ज़रूरी है। जब अंतर होगा तभी तो आप अच्छा और ख़राब सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉपुलेशन में अंतर होना चाहिए, और दूसरा वेरिएशन मस्ट बी हेरिटेबल। और वो जो अंतर है, वो जो वेरिएशन है या वो जो डिफरेंस है वो हेरिटेबल होना चाहिए, यानी आनुवांशिक होना चाहिए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएशन ट्रांसफ़र क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वेरिएशन 2 तरह का होता है। एक होता है जेनेटिक रीजंस की वजह से वेरिएशन, मतलब जीन में अगर अंतर है तो भी पौधे में अंतर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए जीन में अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, 2 पौधे हैं, दोनों का सेम जेनोटाइप है, कोई अंतर नहीं है, और फिर भी आपको उसमें अंतर देखने को मिल रहा है किसी भी तरह का, तो इसका मतलब वो जीन की वजह से नहीं है, वो इन्वायरमेंट की वजह से है। यानी उस जो है हो सकता है क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हो, सॉइल कंडीशन की वजह से हो, या हो सकता है कि आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस का कुछ प्रभाव पड़ा हो जिस वजह से दोनों में अंतर आया हो। तो जो इन्वायरमेंट की वजह से जो अंतर होता है वो हेरिटेबल नहीं होता, वो आनुवंशिक नहीं होता, वो क्षणिक होता है ना। तो जो वेरिएशन हो वो हेरिटेबल हो, यानी जीन के थ्रू, जो जीन की वजह से जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है,
सिर्फ वही हेरिटेबल होता है, इन्वायरमेंट की वजह से जो अंतर होता है वो हेरिटेबल नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन का जो आपका क्राइटेरिया, सिलेक्शन की जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जब आप सिलेक्शन की प्रोसेस करने शुरू करेंगे तो आपकी पॉपुलेशन में दो चीज़ें होनी चाहिए विद्यमान। एक तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पौधों की संख्या जिनमें आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं उनमें अंतर होना चाहिए, और वो अंतर जीन की वजह से होना चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट की वजह से, ताकि वो हेरिटेबल हो। पर्पस क्या होता है सिलेक्शन का? पर्पज़ ये होता है डिज़ायरेबल प्लांट टाइप, यानी अच्छी डिज़ायरेबल प्लांट टाइप मतलब जो अच्छी क्वालिटी के प्लांट टाइप हैं उसको सेलेक्ट करना फ्रॉम ए जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन। एक जेनेटिकली वेरिएबल मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बहुत अंतर है, यानी कुछ पौधे उसमें आप देखोगे इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, कुछ सुपीरियर क्वालिटी के हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी के हैं। तो इस पॉपुलेशन में ऐसा इम्प्रूवमेंट करना कि सारे इस तरह से सिलेक्शन करना कि जो नेक्स्ट पॉपुलेशन तैयार हो उसमें सारे के सारे पौधे सिर्फ अच्छी कैरेक्टर वाली अच्छी क्वालिटी वाले हों, अच्छे कैरेक्टर्स वाले हों। अभी जो आपके पास बेस पॉपुलेशन है जिसमें आप सिलेक्शन करने जा रहे हो उसमें कुछ ख़राब क्वालिटी के पौधे हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं। तो इसी को तो इम्प्रूव करना है सिलेक्शन के थ्रू। तो इम्प्रूव करने के लिए आप जो मेथड अडॉप्ट करोगे तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? उससे ये रिजल्ट निकलेगा कि आप एक डिज़ायरेबल प्लांट टाइप्स की पॉपुलेशन तैयार करेंगे। एक ऐसी प्लांट पॉपुलेशन नई आपके पास तैयार होगी जिसमें सारे के सारे पौधे अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छा प्रोडक्शन देंगे, अच्छा ईल्ड देंगे, या जो भी कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया उन सभी को लेकर उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, उनमें एक रूपता होगी, उनमें अंतर नहीं होगा, है ना। और वो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? फ्रॉम ए जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन। मतलब एक जेनेटिकली वेरिएबल जो बेस पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव करके कैसा बनाएंगे? डिज़ायरेबल प्लांट टाइप की बनाएंगे, मतलब एक इम्प्रूव्ड नॉन वेरिएबल पॉपुलेशन बनाएंगे। अब ये पहला सिलेक्शन का मेथड है प्योर लाइन सिलेक्शन, जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इस मेथड के थ्रू बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो डेवलप की गई हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ प्योर लाइन सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो सिलेक्शन के मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, मुश्किल है कि आपके एग्जाम्स में इसको डिटेल ब्रीडिंग मेथड पूछे, है ना, क्योंकि आपके कोर्स में क्रॉप की ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में पूछा गया है। तो हो सकता है लॉन्ग आंसर में क्रॉप ब्रीडिंग पूछे, लेकिन जो 1 मार्क्स के या शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें ज़रूर ये पूछेगा व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ प्लांट क्वारंटाइन, है ना, व्हाट इज़ प्योर लाइन सिलेक्शन, या आगे के जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो सब पूछ सकता है। तो इसको आप एक एक पैराग्राफ के या जो भी इंट्रोडक्टरी लेवल पर आप इसको जानते हैं, इसकी डेफिनेशन, वो सब आप वहाँ पर लिखेंगे। तो इसलिए आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो सिलेक्शन मेथड है ब्रीडिंग का इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वो है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्योर लाइन का मतलब होता है प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज। देखिए समझिए, कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सपोज दैट टमाटर है, ठीक है। टमाटर की आपके पास कुछ पौधों की पॉपुलेशन है जिसमें अलग अलग वैरायटी के भी हो सकते हैं, वो आपको पता नहीं है, लेकिन अलग अलग उनमें वेरिएशन बहुत है। कुछ अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं, कुछ ख़राब क्वालिटी के पौधे हैं, ठीक है। आपके पास 100 पौधे हैं, सपोज दैट उसकी पॉपुलेशन है, 100 पौधों की पॉपुलेशन है। उसमें से अगर आपको 100 में से 20, 25 या जितने भी पौधे आपको अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं, उन पौधों, या सपोज दैट आपको अभी हम प्योर लाइन की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं एक पौधे। सपोज दैट कि 100 पौधों में आपको एक पौधा दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसमें टमाटर का प्रोडक्शन है, पौधा भी हेल्दी है, किसी तरह का इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, और मतलब हर तरह की अच्छी क्वालिटी आपको दिख रही है। तो उस पौधे से प्राप्त जो भी बीज हैं या जो भी प्रोजेनी हैं, जब हम उससे एक नई, सिर्फ उसी पौधे को सेलेक्ट करें और उसकी जो बीज हैं उससे हम एक नई पॉपुलेशन जब तैयार करते हैं, एक जो है एक नए पौधे हम तैयार करते हैं, नई पॉपुलेशन जो कि बेस से इम्प्रूव्ड होती है, तो उसे बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है ना। मतलब एक सिंगल प्लांट, सिंगल होमोजाइगस जो सेल्फ पॉलिनेटेड कोई प्लांट है, उसकी प्रोजेनी, सिर्फ उसकी जो भी प्रोजेनी होती है उसको हम बोलते हैं
प्योर लाइन। मतलब ये प्रोजेनी, मतलब कि सपोज दैट जैसे मैंने बताया कि जो एक प्लांट आपने सेलेक्ट किया टमाटर का, उस टमाटर के जितने भी बीज हैं वो एक लाइन है, उसे लाइन समझिए। लाइन का मतलब कि प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट के जितने भी सीड्स हैं, जितने भी उसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उसको बोलते हैं लाइन। तो क्योंकि वो एक ही, वो सारे के सारे जो बीज हैं वो एक ही प्लांट के हैं, उसमें किसी दूसरे प्लांट के सीड्स का मिक्सचर नहीं है, किसी दूसरे प्लांट की ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी उसमें नहीं मिक्स है, सिर्फ एक ही प्लांट के वो सारे के सारे बीज हैं, तो उसे बोलते हैं प्योर लाइन। ठीक है, तो व्हाट इज प्योर लाइन? ए प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज। किसी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज में कोई एक सिंगल पौधा आप सेलेक्ट करिए और उसी पौधे के सारे बीज को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप मल्टीप्लाई करते जाइए, उनकी संख्या बढ़ाते जाइए, है ना, तो वो कहलाता है प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट स्पीशीज, उसे वो कहलाता है प्योर लाइन। इसका मकसद क्या होता है प्योर लाइन ब्रीडिंग का? प्योर लाइन से हम ये कहते हैं कि अगर सेम एक ही पौधे के सारे बीज है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे बीज होमोजाइगस हैं, उनकी क्वालिटी, उनका कैरेक्टर सब कुछ एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो जो नई वैरायटी निकल करके आएगी वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होगी, है ना, सभी के जितने भी प्लांट्स उसके होंगे वो सब अच्छे होंगे। इस मेथड को बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो सेकेंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, प्योर लाइन सिलेक्शन इज ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच न्यू वेराइटी इज डेवलप्ड बाय सिलेक्शन ऑफ सिंगल बेस्ट प्लांट। किसी एक बेस्ट प्लांट को आप सेलेक्ट करते हैं और उसकी सारी की सारी प्रोजेनी को आप आगे मल्टीप्लाई करते हैं। और किन में से सेलेक्ट करते हैं? कोई ट्रेडिशनल वेराइटी हो सकती है, कोई लैंड रेस जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, है ना। कभी कभी प्योर लाइन सिलेक्शन हम इसलिए भी करते हैं कि कभी कभी आपके पास कोई वैरायटी है, उसमें एक दूसरी वैरायटी का बाई चांस मिक्सचर हो जा रहा है, तो भी हमें प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू वैरायटी को फिर हम जो है रिफाइन कर सकते हैं या यूनिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहलाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। अभी आगे हम लोग इसका प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम ए लोकल ट्रेडिशनल वेराइटी। कोई आपके पास लोकल वेराइटी है, कोई ट्रेडिशनल वेराइटी है, या कोई लैंड रेस है, या कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मतलब आपको पता ही नहीं है और बहुत सारी वेराइटी मिक्स है, उसकी कोई ऐसी पॉपुलेशन आपके पास है मतलब कोई ऐसा आपके पास वेराइटी है या पॉपुलेशन है जिसमें अंतर है बहुत ज़्यादा पौधों को लेकर के, आप सबसे पहले उनको लेंगे। दूसरा स्टेप होगा विजुअल इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी। फिर आप क्या करेंगे, उस वैरायटी को आप ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद आप विजुअल इवैल्यूएशन करेंगे। मतलब विजुअल मतलब आंखों से देख के, मतलब फेनोटाइप के बेस पर आप उन पौधों के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और जो बेस्ट प्लांट होंगे उनको आइडेंटिफाई करके मार्क कर लेंगे कि ये पौधा अच्छा है। और उस पौधे को जिसको आपने मार्क किया है, सिर्फ उसी पौधे के बीज को या सीड को आप हार्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ईल्ड ट्रायल लगाएंगे, यानी ईल्ड को इवैल्यूएट करने के लिए आप ट्रायल कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उस पॉपुलेशन को नई वेराइटी के तौर पर रिलीज़ कर देंगे, रिलीज ऑफ न्यू प्योर लाइन वेराइटी। कैसे करते हैं इसको एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, पहले साल फर्स्ट ईयर में आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये देखिए ये बॉक्स में जो बहुत सारे राउंड सर्कल्स बने हैं, इसे हम प्लांट समझ लेते हैं। ये कोई देसी वैरायटी भी हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकती है, ओल्ड वैरायटी भी हो सकती है, या हो सकती है कोई पहले की प्योर लाइन वैरायटी हो जिसमें लंबे समय के बाद मिक्सचर हो गया हो, या कई सारी प्योर लाइन्स आपस में मिक्स हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, और आप उसको फिर से रिफाइन करने जा रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक वेरिएबल पॉपुलेशन आपके पास होनी चाहिए। इस वेरिएबल पॉपुलेशन में आप 200 से 3000 प्लांट लगभग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कह रहे थे एक ही प्लांट, अभी प्लांट एक ही प्लांट की प्रोजेनी होगी, लेकिन हम यहाँ पर एक बार में एक ही प्योर लाइन नहीं बनाने, एक ही प्योर लाइन वैरायटी नहीं प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम बहुत सारी प्योर लाइन वैरायटीज़ का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर, है ना। तो 200 से 3000 सिंगल प्लांट को आप सेलेक्ट करके मार्क कर लीजिए। अगर आपको जितने पौधे आपको मिलते हैं
कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनको मार्क कर लीजिए उनके फेनोटाइप के आधार पर, मतलब प्लांट की हेल्थ को देख करके और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आप उसको टैगिंग कर लीजिए कि मैक्सिमम 200 से 3000 के बीच में जितने भी पौधे आपको मिल जा रहे हैं अच्छे, कि आपको लगता है कि नहीं इस पौधे के जो प्रोजेनी होगी वो बहुत बेस्ट परफॉर्म करेगी, उन सभी पौधों को आप मार्क कर लीजिए। दूसरे साल आप क्या करेंगे, अच्छा मार्क करने के बाद उन पौधों का जो प्रोड्यूस है, जो बीज है, उन सभी बीज को आप अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए आपने 3000 पौधे आपको मिल गए, 3000 पौधों के जो भी हर पौधे का जो भी जितने भी बीज एक पौधे में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सभी बीज को, उन सभी सीड्स को आप जो है अलग अलग रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज आर ग्रोन। नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, वो जो इंडिविजुअल प्लांट, हर एक प्लांट की जो, हर एक सिंगल प्लांट की जो प्रोजेनी है, यानी प्रोजेनी मतलब वही सीड, उन सभी सीड्स की को आप अलग अलग ग्रो करेंगे, अलग अलग लाइन में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 200 प्लांट सपोज दैट सेलेक्ट किए थे, तो सभी को आप एक नंबर दीजिए 1 2 3 से करके, है ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, या प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, ऐसे करके आप नंबरिंग करेंगे। और फिर सेकेंड ईयर में प्लांट नंबर 1 से जितने भी बीज आपको मिले थे उसे आप एक लाइन में लगाएंगे, एक सिंगल रो में, या एक अलग रो का मतलब, या उसे अलग कहीं लगाएंगे, उसे किसी और प्लांट की प्रोजेनी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। प्लांट नंबर 2 की प्रोजेनी को भी अलग लाइन में करेंगे, प्लांट नंबर 3 की भी प्रोजेनी को अलग ग्रो करेंगे, 4 को, 5 को, सबको अलग अलग ग्रो करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को अलग अलग ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर उसमें से आप क्या करेंगे, जो अनडिजायरेबल प्रोजेनी होगी, फिर भी होता है कि हो सकता है कि सपोज दैट एक प्लांट में सपोज दैट आपको 100 बीज मिले, एक प्लांट, हर एक प्लांट में आपको 100 बीज मिले हैं, तो जो 100 बीज आपने लगाए हैं उसमें से हो सकता है 4-5 बीज अच्छे ना हो, या कुछ भी हो सकता है रेशियो, आप जो अच्छे बीज नहीं होंगे या जो अच्छे प्लांट आपको कैरेक्टर वाइज देखने में अच्छे नहीं लग रहे उनको आप हटा देंगे, और बाकी प्लांट्स की जब परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो उन सभी के बीज को आप कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अलग अलग। अब यहाँ पर भी जो प्लांट नंबर 1 की, सपोज दैट प्लांट नंबर 1 जो आपका था उसके 100 बीज को आपने एक लाइन में ग्रो किया था, तो 100 में से अगर 5 खराब निकल गए तो 95 प्लांट्स के जो अच्छे हैं, और उन 95 प्लांट्स के सारे सीड्स को आप इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह प्लांट नंबर 2 के भी जितने भी सीड्स हैं अच्छी क्वालिटी के हैं वो सब कलेक्ट कर लेंगे, प्लांट नंबर 3। तो आपके पास इस तरह से एक ही प्लांट, जो कई सारी प्योर लाइंस के बीज आपके पास इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये सेकेंड ईयर में करते हैं। थर्ड ईयर में, तीसरे साल में आप क्या करेंगे, फिर अलग अलग जो ये प्रोजेनीज हैं, मतलब अलग अलग, क्योंकि आप कई प्योर लाइंस हैं आपके पास, है ना, 200, अगर आपने 200 प्लांट सेलेक्ट किए थे तो 200 प्योर लाइंस हैं आपके पास। तो इन 200 प्योर लाइंस को, या 200 जो प्रोजेनीज हैं आपके पास, इनको अब आप ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करेंगे। इनका ईल्ड ट्रायल मतलब इनकी ईल्ड परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि किसकी ईल्ड ज़्यादा है, या क्वालिटी वाइज फिर एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें से फिर आप देखेंगे, जब लगाएंगे अलग अलग प्लॉट में, सपोज दैट प्लांट नंबर 1 की जो भी प्रोजेनीज थी उन सबको एक प्लॉट में लगाया, प्लांट नंबर 2 को, प्लांट नंबर 3 की, सबको अभी भी अलग ही अलग हम करेंगे, और ईल्ड ट्रायल उसका चेक करेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि जो प्लांट इन्फीरियर क्वालिटी का हो उसे वहाँ पर डिस्कार्ड कर लीजिए, सिर्फ अच्छे अच्छे प्लांट आप रहने देंगे। चौथे साल आप क्या करेंगे, चौथे साल आप करेंगे कि फिर से ईल्ड ट्रायल एक बार फिर रेप्लिकेट करेंगे अलग अलग लोकेशन पर, वेरीफाई करने के लिए कि पहले साल हो सकता है ईल्ड में कहीं इन्वायरमेंट की वजह से तो ईल्ड अच्छी नहीं आई, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप सेकेंड टाइम, 4th ईयर आप फिर से ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करेंगे। बल्कि चौथे, 5वें, 6वें साल कई बार हम ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करते हैं। जब हम कई साल ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे कंडक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक ज्योग्राफिक एरिया में हो सकता है ईल्ड अच्छी आई हो, हो सकता है वो जो ईल्ड आई है वो हो सकता है सॉइल की वजह से हो, या क्लाइमेट की वजह से हो, जीन की वजह से ना हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप दूसरी लोकेशन पे ग्रो करिए, है ना। तो वहाँ पर भी अगर ईल्ड अच्छी आ रही है और सॉइल कंडीशन अलग है, क्लाइमेट भी अलग है, तब भी ईल्ड अच्छी आ रही है, तो समझ जाइए कि जीन की वजह से पौधे का जो जेनोटाइप है वही अच्छा है, इसलिए पौधा हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप 3 से 6 साल तक, सेकेंड, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, आप बार बार आप रेप्लिकेटेड ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करेंगे अलग अलग लोकेशन पर। तब जाकर के ये कंफर्म होगा कि जो क्वालिटी है प्योर लाइन
में या प्रोजेनीज में, वो सब उनके जीन की वजह से है, ना कि इन्वायरमेंट की वजह से है। और हर बार आप जब यील्ड ट्रायल लगाएंगे तो इन्फीरियर प्रोजेनीज को आप रिजेक्ट करते जाएंगे, डिजीज़ और रेजिस्टेंस क्वालिटी टेस्ट भी करते जाएंगे। यानी हो सकता है कि कुछ पौधे डिजीज़ उनमें इन्फेक्शन ना हुआ हो और कुछ पौधों में हुआ हो, तो जिसमें डिजीज़ इन्फेक्शन हो गया होगा उनको हटाते जाएंगे और जो डिजीज़ को टॉलरेट कर गए उनको रखते जाएंगे। तो इस तरह से आप पहले साल से लेकर के छठे साल तक आप 200 जो प्लांट आपने 200 या 300 जितने भी प्लांट आपने सेलेक्ट किए उन सभी की प्योर लाइंस को आप अलग अलग जो है वो टेस्ट करेंगे 3rd से 6th ईयर तक। 7वें साल में आप क्या करेंगे कि जो बेस्ट प्रोजेनी है, जो बेस्ट प्योर लाइन है, हो सकता है प्लांट नंबर 3 की रही हो, 4 की रही हो, प्लांट नंबर 25 की हो या प्लांट नंबर 30 की हो, जो भी हो, उसमें से जो बेस्ट है आप उसको एक नई वैरायटी के तौर पर रिलीज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने 200 प्लांट सेलेक्ट किए तो हो, ये नहीं, इतना इसेंशियल नहीं है कि 200 के 200 प्लांट की प्रोजेनी इन फ्यूचर अच्छा ही परफॉर्म करें। हो सकता है शुरू में आपने जो 200 प्लांट सेलेक्ट किए थे कि इन 200 प्लांट की हम प्योर लाइन बनाएंगे, तो हो सकता है उसमें से 10, 20 या 50 प्योर लाइन्स ही अच्छी परफॉर्म की हों। तो उन प्योर लाइन्स को आप एक नई वैरायटी के तौर पर रिलीज़ करेंगे और कैसे उसके फिर सीड को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स के बीच में, है ना। तो ये तरीका होता है ब्रीडिंग का थ्रू सिलेक्शन। और कौन सा मेथड है? प्योर लाइन सिलेक्शन ब्रीडिंग का ये मेथड होता है किसी सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी में। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का एडवांटेज ये है कि इजी और सस्ता मेथड है, चीप है, काफ़ी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है। सेकंड है प्लांट वैरायटी रिएक्ट सिमिलर टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना। ये कह रहा है इस, देखिए जो भी प्लांट है, प्योर लाइन है, प्रोजेनी है, एक तो सेल्फ पॉलिनेटिंग है और सिंगल प्लांट की है ना। तो सिंगल प्लांट की जितनी भी प्रोजेनी है उनके सभी के जेनोटाइप सेम होंगे। जब सभी के जेनोटाइप सेम हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड भी है, यानी मेल और फीमेल एक ही प्लांट के हैं, तो इनके जो जीन सेम होने की वजह से इन्वायरमेंट का जो इन पर असर होगा वो लगभग सेम ही होता है। तो इसलिए ये मान लिया जाता है कि ये सभी जो है यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस देंगे और एक जैसे ही दिखेंगे। अगर कोई वेरिएशन आता भी है तो उसे हम समय समय पर हटाते रहेंगे, डिस्कार्ड करते रहेंगे, एलिमिनेट करते रहेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि प्लांट में जो यूनिफॉर्मिटी रहती है, क्योंकि वो सिंगल प्लांट की ही प्रोजेनी है, और इजी और चीप मेथड है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो नई वैरायटी बन करके आ रही है, जो नई प्योर लाइन वैरायटी बन के तैयार हुई है, उसमें क्योंकि सभी की जितनी भी प्लांट पॉपुलेशन है, जितने भी सीड्स हैं, वो सभी लगभग होमोजाइगस है और सेम है, यानी वेरिएशन उनमें नहीं है। और हाँ, आप लोगों को पता है कि जब किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जब किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो उनके जेनेटिक जो बेस है उसको नैरो माना जाता है। क्यों? और ये माना जाता है कि सपोज दैट कि कोई किसी तरह की हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन आई या बेकार इन्वायरमेंटल कंडीशन आई या किसी डिजीज़ इंसेक्ट का अचानक से असर पड़ा, अटैक हुआ, तो सारे के सारे प्लांट जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी का जेनेटिक बेस सेम है या नैरो है, वेरिएशन बिल्कुल नहीं है। तो नए अचानक से इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन अगर कोई होता है या किसी भी तरह का सॉइल कंडीशन बदलती है, तो सारे के सारे जो प्लांट होंगे उनकी अडेप्टेबिलिटी वो बहुत ही पुअर होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। उसका दूसरा पॉइंट है लिमिटेड टू सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ ओनली, कि ये जो ब्रीडिंग मेथड है ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ तक ही, प्योर लाइन जो सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड है ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ पॉलिनेटेड में होगा, क्योंकि सिंगल प्लांट की प्रोजेनी है, तो सिंगल प्लांट की प्रोजेनी होमोजाइगस होगी, और सेल्फ पॉलिनेटेड में ही जो है प्योर लाइन हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड में तो जो है किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट को पॉलिनेट करता है, तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो प्योर लाइन नहीं कहलाएगी, वो दो डिफरेंट प्लांट के मिक्सचर उसमें होंगे, तो इसीलिए उसे प्योर हम नहीं बोलेंगे। सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ही एक प्लांट की प्रोजेनी को हम प्योर लाइन कहते हैं। टाइम और स्पेस कंज्यूमिंग है, कि ये समय और स्पेस
इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 7 साल लगभग लग जाते हैं आपको एक प्योर लाइन वैरायटी रिलीज़ करने में। और स्पेस इसलिए क्योंकि आप एक बार में कोई एक ही प्योर लाइन तो को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप 200 से 300 या 3000 तक मैक्सिमम जितनी आपको हैंडल करने की आपके पास कैपेसिटी है, आप उतने प्लांट को सेलेक्ट करके और सभी प्लांट की प्योर लाइन को आप चेक कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं और वैरायटी के तौर पे रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। तो स्पेस कंज्यूमिंग भी है और इसलिए ये खर्चा भी इसमें ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, जो है क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, है ना। तो मोर एक्सपेंसिव है, यील्ड ट्रायल इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दूसरे जो मेथड ऑफ सिलेक्शन के कंपैरिजन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। इसमें अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिटेल्स हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।